जी, अब हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 हेमरेज एंड शॉक। सबसे पहले इसमें जो आर्टीरियल वीनस कैपिलरी हेमरेज की बात की हुई है, ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको जो है वो आपने बस देख लेना है। इसमें कलर इंपॉर्टेंट है कि आर्टीरियल हेमरेज से जो ब्लड आता है दैट इज़ ब्राइट रेड और वो स्पर्टिंग जेट की फॉर्म में आता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। जो कैपिलरी से ब्लड आता है वो भी ब्राइट रेड होता है, लेकिन वो हेमरेज ना ऊजिंग फॉर्म में आ रहा होता है, ऊज कर रहा होता है। और जो वीनस हेमरेज है वो डार्क कलर का होता है। अच्छा, उसके बाद जो वुंड से हेमरेज आता है उसकी तीन उन्होंने टाइप्स बनानी, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हेमरेज होता है जो एट द टाइम ऑफ इंजरी होगा या एट द टाइम ऑफ सर्जरी होगा। रिएक्शनरी हेमरेज जो विद इन 24 आवर्स होगा, बट एट इमीडिएटली नहीं होता, ये कुछ आवर्स के बाद होता है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। अब इसकी रीज़न क्या बनती है कि कुछ घंटे के बाद क्यों ब्लड आना शुरू हो गया वुंड से। तो ये होता है कि ब्लड प्रेशर रेज हुआ, लाइक उसको पर्सन को कोई वुंड था, हम उसको रिससिटेट कर रहे थे जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर रेज हुआ, तो वहाँ से हेमरेज शुरू हो गया। या उसको जो है वो उसका जो क्लॉट वहाँ पे बना था वो डिस्क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरह की कोई रीज़न बनती है तो फिर रिएक्शनरी हेमरेज। बाज़ औक़ात ये कोई इस तरह की रीज़न भी हो सकती है टेक्निकल कि भाई लाइगेचर वहाँ पे लगाया था, उसकी स्लिपिंग हो गई। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकती है रिएक्शनरी हेमरेज की। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी हेमरेज की बात करें तो ये होता है आफ्टर 2 डेज़, लाइक 7 टू 14 डेज़ के बाद। और इसका जो रीज़न है ना वो इन्फेक्शन है। सेकेंडरी हेमरेज का रीज़न इन्फेक्शन है या फिर प्रेशर नेक्रोसिस है। अब बात करते हैं जी रिवील्ड हेमरेज और कंसील्ड हेमरेज। रिवील्ड हेमरेज है जो विजिबल आउटसाइड द बॉडी, और कंसील्ड है जो इनविजिबल। ठीक है, हमें नहीं नजर आ रहा, बट हमें कैसे पता चल रहा है कि हेमरेज हो रहा है? क्योंकि पेशेंट जो है वो उसको हम रिससिटेट कर रहे हैं, बट उसके वाइटल्स जो है वो स्टेबल नहीं हो रहे, अभी तक वो हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब है कि उसको हेमरेज चल रहा है अभी भी कहीं। फिर हम फास्ट स्कैन करेंगे और जिसकी मदद से हमें फ्लूइड नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है स्प्लीन से हो सकता है, लिवर से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि हेमरेज को हमने ऑर्गन के हिसाब से भी क्लासिफाई किया हुआ है, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, इंट्रासेरेब्रल। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो प्राइमरी, रिएक्शनरी, सेकेंडरी और रिवील्ड और कंसील्ड हेमरेज की है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्लिनिकल फीचर ऑफ हेमरेज। अब क्लिनिकल फीचर हेमरेज के क्या होते हैं? आपको जो है ना कुछ साइंस मिलते हैं। टैकीकार्डिया हो जाता है, हाइपोटेंशन, पैलर और यूरिन आउटपुट डिक्रीज करता है। अगर बहुत सीवियर हेमरेज हो तो वो फिर कन्फ्यूजन स्टेट और ड्राउजीनेस और ब्रेडिकार्डिया और इरिवर्सिबल शॉक की तरफ चला जाता है। अब हमने हेमरेज की क्लासेस बना ली कि अगर 15% तक हेमरेज है, यानी 750 ml जो है वो ब्लड लॉस हुआ है, तो ये क्लास 1 होगी। ठीक है, अब क्लास 1 में आपका 15% तक ब्लड लॉस हुआ है और जो पल्स रेट है वो भी, मतलब टैकीकार्डिया नहीं हुआ, पल्स रेट अभी 100 से कम है क्योंकि थोड़ा सा हेमरेज हुआ है। इसी तरह जैसे कोई ब्लड डोनेट कर दे, ठीक है, तो टैकीकार्डिया नहीं होता और बीपी भी नॉर्मल ही रहता है। बीपी तो अगर यंग पीपल की बात करें तो बीपी तो बहुत ज़्यादा हद तक नॉर्मल रहता है जब तक एंड स्टेज ना आ जाए शोक की और 40% तक ब्लड लॉस हो जाए, 30% तक ब्लड, फिर बीपी जो है ना वो चेंज होता है, वरना बीपी यूजुअली नॉर्मल ही रहता है। हाँ, पल्स जल्दी चेंज हो जाता है, पल्स का रेट तो टैकीकार्डिया हो जाता है, बट 15% ब्लड लॉस पे पल्स पे भी नॉर्मल ही रहती है। यूरिन आउटपुट की बात करें तो वो भी 30 मिलीलीटर पर आवर से ज़्यादा ही रहता है। और मेंटल स्टेट, थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने ऐसे पर्सन को रिससिटेट करना हो तो आप उसको क्रिस्टलॉइड देंगे, उसको ब्लड देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्रिस्टलॉइड दे देते हैं। क्लास 2 जो हेमरेज की है, क्लास 2 में 750 से 1500 ml का ब्लड लॉस हुआ है, यानी 15 टू 30% ब्लड लॉस। इसमें जो पल्स है वो थोड़ा सा उसका रेट इंक्रीज हुआ है, टैकीकार्डिया की तरफ पेशेंट गया 100 से 120, और बीपी अभी तक नॉर्मल है और जो यूरिन आउटपुट है वो 20 मिलीलीटर तक फॉल कर सकता है। मेंटल स्टेट इसमें भी बस एंजाइटी है, और अगर आपने रिससिटेट करना है तो आप फ्लूइड्स देंगे, क्रिस्टलॉइड्स देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते जी 30 to 40% हेमरेज, यानी 1500 से 2000 ml तक का ब्लड लॉस। आपको याद होगा कि जब आपको वो ट्रोमा वाले चैप्टर में हमने बात की थी कि अगर पेल्विस का फ्रैक्चर हो जाए, पेल्विक फ्रैक्चर में एटलीस्ट 2 लीटर तक ब्लड लॉस हो जाता है, तो वो इस क्लास में आ जाता है, क्लास 3 में, कि 1500 से 2000 ml तक का ब्लड लॉस हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड हेमरेज भी कहते हैं। इसमें जो है वो पल्स 140 तक जा सकती है, बीपी इसमें डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, हाइपोटेंशन की तरफ पेशेंट जाता है और यूरिन आउटपुट भी इसमें 5 मिलीलीटर तक फॉल कर सकता है। मेंटल स्टेट इसमें अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, और अगर इसमें आपने रिससिटेट करना है तो आप स्टार्ट जो है वो क्रिस्टलॉइड से करो, उसके बाद जैसे क्रॉस मैच हो तो फिर आप ब्लड भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। क्लास 4 जो है उसमें 2 लीटर से भी ज़्यादा ब्लड लॉस है, ये सवेयर है फॉर्म है, और इसको जो है वेरी अग्रेसिव रिससिटेट करना पड़ता है, वेरी अग्रेसिव मयर्स लेने पड़ते हैं, वरना पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसमें जो है वो पल्स 140 से भी ज़्यादा होती है, बहुत टैकीकार्डिया होता है, बीपी बहुत डिक्रीज कर जाता है, यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट आप समझ लें कि एन्यूरिया हो जाता है, निग्लिजिबल यूरिन आउटपुट, और मेंटल स्टेट जो है वो लेथार्जी,
होती है, और अगर इसमें भी ट्रांसफ्यूज़ करना है ब्लड और उससे पहले आप क्रिस्टलोइड दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी होगी जी क्लासेस ऑफ हेमरेज, 15%, 15 टू 30%, 30 टू 40% और मोर देन 40%। इस तरह से आपने क्लासेस याद रखनी है और साथ ही जो फीचर्स मैंने बताए ये याद रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करें जी मेजरमेंट ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस की। इसमें ऐसे इतनी कोई खास चीज़ नहीं है, बस ये देख लें कि नॉर्मली जितना पेशेंट के वेट के हिसाब से उसका ब्लड वॉल्यूम होता है ना, जो सर्कुलेट कर रहा होता है, वो वैल्यूज़ देख लें कि जो अगर इन्फेंट है तो उसका 8 to 9% जो है बॉडी वेट वो उसके ब्लड ने लिया होता है, ठीक है। 8 to 9%, ये एमसीक्यू के हिसाब से हो सकता है पूछ लें, यानी 80 to 85 ml पर केजी जो है वो उसका ब्लड होता है। अगर एडल्ट की बात करें तो 7% उसकी बॉडी वेट उसके ब्लड ने बनाया होता है, उसमें 65 से 75 ml पर केजी के हिसाब से ब्लड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ब्लड लॉस के मेथड्स हम देखें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें जो है वो हम ब्लड क्लॉट देख सकते हैं, उसका साइज देख सकते हैं। अगर उसका साइज जो है वो एक फिस्ट क्लेंस्ड फिस्ट के इक्वल है तो 500 ml तक का लॉस हो चुका है। इसके बाद क्लिनिकल पैरामीटर जो मैंने पहले आपको बताए हैं कि अगर जो है वो मतलब अगर आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका पल्स रेट देखा और वो 140 के करीब था, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये क्लास 3 में फॉल कर रहा है और इसका जो है वो 2000 ml तक जो है ना ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है। इस तरह से पैरामीटर्स भी आपको हेल्प करते हैं, क्लिनिकल पैरामीटर्स। तीसरी चीज़ है क्लोज फ्रैक्चर में। अगर हम देखेंगे क्लोज फ्रैक्चर अगर टीबी और ह्यूमरस का है तो उसमें 750 ml तक का ब्लड हो सकता है, यानी क्लास 1 का हेमरेज हो सकता है। अगर जो है वो फीमर का फ्रैक्चर है उसमें 1500 तक का ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है, और ये क्लास 2 में चला जाएगा। अगर पेल्विस का हुआ है तो वो 2000 तक का लॉस हो सकता है, यानी क्लास 3। तो इस तरह से चीज़ें याद रखनी है। उसके अलावा हम ऑपरेशन थिएटर में ये करते हैं कि जो स्वैब्स वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं उनको यूज़ करने से पहले उनका वेट कर लेते हैं, उसके बाद सर्जरी के बाद उनको दोबारा वेट किया जाता है क्योंकि उन्होंने ब्लड अब्जॉर्ब किया होता है। तो जितना उसमें वेट इंक्रीज हुआ है वो ब्लड लॉस है ना पेशेंट का, ये भी एक तरीका होता है। और लास्ट उन्होंने मेथड बताया कि आप हीमोग्लोबिन को यूज़ करके हीमेटोक्रिट लाइक पर्सन को सर्जरी से पहले हीमोग्लोबिन उसका चेक कर लो, उसके बाद चेक कर लो, हीमेटोक्रिट चेक कर लो, ये भी एक मेथड है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल अगर शो हो रहा है पेशेंट का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट जो है उसको ब्लड लॉस ही नहीं हुआ और वो बिल्कुल फिट है, ऐसा नहीं होता। उसमें ब्लड लॉस हुआ होगा, उसमें हाई शोक की कंडीशन भी होगी, बट क्योंकि वो पेशेंट फिट है और यंग एज पे है तो अभी उसने अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। जब तक उसका 30% तक ब्लड लॉस नहीं हो जाता उसका ब्लड प्रेशर फॉल नहीं करेगा। तो आपने जो है वो सिर्फ बीपी को देखकर ये फैसला नहीं करना, आपने उसकी पल्स रेट भी देखना है, ठीक है, वो टैकीकार्डिक है, आपने उसका जो हैमरेज का पॉइंट भी ढूंढने की कोशिश करनी है, आपने उसका यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना है, आपने उसकी मेंटल स्टेट भी देखनी है, और आपने जो है वो उसका फास्ट स्कैन भी करना है। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, फिर आप ये डिसीजन लेते हो कि पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में है या उसको हैमरेज एक्टिव हैमरेज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद उसको रिससिटेट करते हैं और फिर रिससिटेट करके उसका रिस्पॉन्स भी चेक किया जाता है कि इसने जो हमने फ्लूइड दिया इसमें कैसे रिस्पॉन्स शो किया इसने, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। उसके बाद अब आ जाए जी हैमरेज के ट्रीटमेंट भी। अगर पेशेंट आपके पास हैमरेज के साथ आ गया है तो आप क्या उसका ट्रीट करो? सबसे पहले तो आप उस हैमरेज को रोकने की कोशिश करोगे, मेन चीज़ अरेस्ट ऑफ हैमरेज, कि वो हैमरेज यहाँ से हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। अब उसमें एक लाइन है जी ब्लड ऑन द फ्लोर प्लस 4 मोर, यानी एक तो आपको विजिबल ब्लड, जैसे रिवील्ड हैमरेज मैंने कहा था वो विजिबल ब्लड नजर आ रहा है, तो उसको जहाँ पे वो नजर आ रहा है वहाँ पे आप लोकली प्रेशर अप्लाई करोगे, ड्रेसिंग अप्लाई करोगे, या अगर लिम्ब पे है तो आप टोनिकेट लगाओगे, ये तो आपने विजिबल हैमरेज को कंट्रोल कर लिया। अगर जो 4 मोर है ना वो हैमरेज है जो कंसील्ड होते हैं, लाइक चेस्ट में, पेल्विस में, एब्डोमेन में, थाई में, पहले तो आप इनको इन्वेस्टिगेट करते हो, लाइक फास्ट स्कैन करते हो, ठीक है, और एक्सरे करते हो, आप ये देखते हो कि यहाँ पर ब्लड मौजूद है, सही है। तो ये फॉर मोर की अगर हम डिटेल में बात करें तो चेस्ट में हीमोथोरेक्स हो सकते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकते हैं। अब ये हीमोथोरेक्स और कार्डियक टेम्पोनेट तो हम थोरेसिक ट्रोमा में देख कर आए ना कि कैसे हमने करना है, हमने चेस्ट को इंस्पेक्ट करना है, पैल्पेट करना है, परकस करना है, ठीक है। और अगर हमें हीमोथोरेक्स मिल गया है तो हमने जो है वहाँ पर चेस्ट ट्यूब प्लेस करनी है, अगर कार्डियक टेम्पोनेट है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी है। तो ये तो थोरेसिक ट्रोमा में डिस्कस कर लिया। पेल्विक फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें रिट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा बन सकता है और इसमें 2 लीटर तक का ब्लड लॉस हो सकता है। इसीलिए जितने भी ट्रोमा के पेशेंट आते हैं उनमें पेल्विक बाइंडर अप्लाई कर दिया जाता है अनटिल अनलेस हम उसमें पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड ना कर दें। जब तक पेल्विक फ्रैक्चर एक्सक्लूड नहीं हो जाता पेल्विक बाइंडर अप्लाई करना है, ठीक है। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में फास्ट स्कैन या डीपीएल, दोनों ही मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं एटीएलएस वाले चैप्टर में, इनको यूज करते हुए हम एब्डोमेन में देखते हैं कि इसमें फ्री फ्लूइड या ब्लड है। थाई की अगर बात करें तो फ्रैक्चर जो होता है फीमर का उससे 1500 ml तक का ब्लड लॉस हो सकता है। तो ये 4 मोर जो थी वो कैविटीज वो हमने देख ली। आगे अगर बात करते हैं क्योंकि हैमरेज पॉइंट आपको नजर आ रहा है तो उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, डायरेक्टली आप उस ब्लीडिंग पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करो, ये गुड मेथड है, इससे ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। पैकिंग भी हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपको पता है कि इस एरिया से ब्लड आ रहा है तो उस केस में आप पैकिंग कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है लिवर के केस में। अगर मतलब अगर पेशेंट आपके पास आए और उसको आप रिससिटेट कर रहे हो बट स्टिल उसका जो है वो वाइटल स्टेबल नहीं हो रहे, अब उसका आपने फौरन से फास्ट स्कैन किया, उधर आपको फ्लू नजर आया, आपने इमीडिएट
इमरजेंसी लेप्रोटमी की तो आपको लीवर जो है वो ब्लीड करता हुआ मिला, तो आपने फ़ौरन से लीवर की पैकिंग कर देनी है, ठीक है। बहुत इफेक्टिव मेथड होता है ये। जब हम सिस्टेमिक सर्जरी में लिवर ट्रॉमा डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पर इन्होंने सारे मेथड्स बताए हैं लीवर की ब्लीडिंग कंट्रोल करने के, उसमें से एक पैकिंग भी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो पोजीशन आ जाती है, पेशेंट की पोजीशन, लाइक अगर कहीं से लिम्स से ब्लड आ रहा है उसको एलिवेट कर दें, ठीक है। टोनिकेट आ जाता है, लिम्स के केस में इंपॉर्टेंट है कि आप टोनिकेट अप्लाई कर देते हो हैमरेज को रोकने के लिए। एड्रेनालिन यूज़ की जा सकती है, ये ब्लड ओजिंग को रोक देती है, जैसे एपिस्टेक्सिस में हम यूज़ करते हैं। बोन वैक्स जो है ये क्रीम होती है, इसको अप्लाई करते हैं बोन पर। डायथर्मी में क्या करते हैं, ऑपरेशन में यूज़ करते हैं ब्लीडिंग वेसल को सील करने के लिए। सर्जिकल लाइगेशन मोस्ट कॉमन मेथड उन्होंने कहा, ये सर्जिकल लाइगेशन जो है ना, इसमें क्या करते हैं कि आर्टरी फोर्सेप की मदद से ग्रिप कर लेते हैं ब्लीडिंग पॉइंट को, ठीक है। मतलब आप सर्जरी कर रहे थे, किसी जगह से वैसे से ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपने इसको आर्टरी फोर्सेप की मदद से पकड़ लेना है और जो वैसल ब्लीड कर रही है उसको लाइगेट कर देना है, ठीक है। तो इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। लास्ट वन उसने बताया जी थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो आर्टरी ब्लीड कर रही है उसके ल्यूमन में कोई आर्टिफिशियल एम्बुलेंस रख देते हैं, ठीक है, ताकि हैमरेज रुक जाए। अब ये इमरजेंसी टेक्निक है, इसमें जो है वो लिवर स्प्लीन मेजेंट्री इनकी ब्लीडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, चेस्ट कैविटी की ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और ब्लड रिप्लेसमेंट की बात, अच्छा अरेस्ट हैमरेज हमें समझ आ गया कि हमने हैमरेज को अरेस्ट करना है, अगर विजिबल हैमरेज है तो प्रेशर अप्लाई करना है, पैकिंग पोजीशन ये सारा कुछ। और लास्ट पे उन्होंने फिर सर्जिकल लाइगेशन और एम्बोलाइजेशन और डायथर्मी का बताया, जो यूजुअली ये जो डायथर्मी या सर्जिकल लाइगेशन या एम्बोलाइजेशन है ये सर्जरी के दौरान ही टेक्निक्स होती हैं। और हैमर जब रुक गया, अब जो पेशेंट का लॉस हुआ है ब्लड का, उसको कैसे रिप्लेस करना है, ब्लड रिप्लेसमेंट में क्या करना है, तो इसमें आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देनी है, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते जाना है साथ साथ के पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। उसका ब्लड सैंपल लेकर उसको क्रॉस मैचिंग के लिए भेज देना और पेशेंट की फ्लूइड रिससिटेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि इनिशियली हमें फ्लूइड देने पड़ेंगे, जब उसका क्रॉस मैच हो जाएगा ब्लड आएगा फिर हम ब्लड उसको देंगे। अच्छा, उसके बाद अब पेशेंट जो है ना, उसको जो आपने फ्लूइड देने हैं वो वार्म फ्लूइड्स देने हैं, वार्म इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है। इसमें इंजेक्टेड लाइन है, वार्म इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है, और ट्रोमा के पेशेंट वैसे हाइपोथर्मिया में जा रहे होते हैं, तो उनको वार्म सोल्यूशन हम देंगे। जैसे हम उसको फ्लूइड देंगे फिर हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि वो रैपिड रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ट्रांजिट रिस्पॉन्स शो कर रहा है, या कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा। इनिशियली जो फ्लूइड देना होता है 1 to 2 लीटर का हम अडल्ट में देते हैं बोलस, और चिल्ड्रन में 20 ml/kg के हिसाब से हम देते हैं। उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्स की बात करें तो रैपिड रिस्पॉन्स में ये होता है कि जैसे ही आप पेशेंट को फ्लूइड बोलस देते हो, जैसे 1 to 2 लीटर का आपने बोलस दिया, तो पेशेंट जो है वो हिमोडायनेमिकली स्टेबल हो जाता है, उसके वाइटल स्टेबल, जब एक दफ़ा स्टेबल हो गए फिर वो स्टेबल ही रहता है, फिर जो है वो दोबारा शॉक की कंडीशन में नहीं जा रहा, ठीक है। ये वो वाले पेशेंट हैं जिनमें थोड़ा बहुत ही ब्लड लॉस हुआ था 20% तक, यानी क्लास 1 के जो है वो, या चलें क्लास 2 के बीच में आ जाए, वो वाले पेशेंट है, लेकिन इसमें ऑन गोइंग ब्लड लॉस कोई नहीं है, ठीक है, अब कहीं से ब्लड लॉस नहीं हो रहा। अच्छा, ट्रांजिट रिस्पॉन्स वाले पेशेंट आते हैं कि आपने इनिशियली बोलस दिया, उन्होंने अपने वाइटल स्टेबल हो गए उनके, वो ठीक हो गए, लेकिन 10 to 20 मिनट्स तक वो ठीक रहे, स्टेबल रहे, उसके बाद दोबारा से उनका जो है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गए, दोबारा से वो टेकिकार्डिया और बीपी कम और ये वाली सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी भी उनमें कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, ऑन गोइंग ब्लड लॉस चल रहा है, ठीक है। और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग अब हमें जल्दी से ढूंढना है और उसको ट्रीट करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी मिनिमल और नो रिस्पॉन्स। इसमें उनका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसमें आप जब उनको रिससिटेट कर भी रहे हो, बोलस आपने दिया भी है, तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा और वो वैसी ही कंडीशन में है, तो इसमें आपको इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है, इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, जिसको हम डैमेज कंट्रोल सर्जरी भी कहते हैं, इसे चैप्टर के एंड पे देखेंगे भी। और वो फिर आप करके, तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, कोई कंसील्ड हैमरेज है उसको कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। आगे अब शौक की बात करते हैं। हैमरेज को हमने देख लिया कि कैसे मैनेज करना है, उसकी क्लासेस वगैरह सारा कुछ कर लिया। शौक जो होता है ना, इट इज़ अ कंडीशन जिसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी टिश्यूज हैं उनको, उनकी प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो रही, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो इस कंडीशन को शॉक कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, या सबसे कॉमन होता है कि ब्लड वॉल्यूम ही डिक्रीज कर गया ब्लड लॉस की वजह से या फ्लूइड लॉस की वजह से, उसके पास ब्लड ही कम है बॉडी के पास। और तीसरा जो होता है वो ये होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट कर गई हैं। तो ये सारे हम इसकी टाइप्स देखेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं जी इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो सेलुलर लेवल पर, माइक्रोवास्कुलर लेवल पर, सिस्टेमिक लेवल पर। सेलुलर लेवल पर अगर देखें तो सबसे पहले ये कि किसी भी टिश्यू की ना ब्लड परफ्यूजन डिक्रीज हुई है, जब उसकी परफ्यूजन डिक्रीज हुई है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सेल्स ने क्या किया, उन्होंने एरोबिक से एनारोबिक में शिफ्ट हो गए हैं, अब वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनती, उसमें तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड अकोमुलेट करता जा रहा है, जब वो अकोमुलेट कर रहा है तो वहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो सेलुलर लेवल पर क्या हुआ कि लैक्टिक एसिड अकोमुलेट हो रहा है और वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ लेकर जा रहा है। उसके बाद दूसरा काम ये हुआ कि सेल को ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा, ठीक है।
ग्लूकोज भी सेल के पास नहीं आ रहा। जब ग्लूकोज नहीं आ रहा तो अब एनारोबिक रिस्पायरेशन भी भाई आस्ते आस्ते रुकना शुरू हो गई है, क्योंकि ग्लूकोज तो जरूरी है, ग्लूकोज की तो फिर हमने ब्रेक डाउन करनी है। अब ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही थी, उसके बाद ग्लूकोज भी कम होना शुरू हो गया क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा। ग्लूकोज जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन भी सीज कर जाएगी और सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको एटीपी चाहिए, एटीपी नहीं बन रही। अब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी काम करना बंद कर दिया उन्होंने, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स पे भी काम करना बंद कर दिया है। तो जो लाइसोसोम है उन्होंने अपने ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने शुरू कर देने हैं। लाइसोसोम क्या करें, ऑटो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करें, वो एंजाइम्स आकर सेल को तोड़े हैं, सेल लाइसिस शुरू हो गया है। अब जैसे ही सेल लाइसिस शुरू हुआ है तो सेल के अंदर जितने भी चीजें होती हैं वो सारी बाहर जाएंगी सर्कुलेशन में या इंटरस्टिशियम में। अब आपको पता है कि सेल के अंदर एक आइन होता है पोटाशियम आइन, जिसका लेवल इंट्रासेलुलर हाई होता है, ठीक है। अब जब इंट्रासेलुलर पोटाशियम होता है, जैसे सेल लाइसिस होगा, पोटाशियम बाहर जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो हाइपरकिलीमिया। अब एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था, दूसरा हाइपरकिलीमिया शुरू हो गया। ये जो दोनों चीजें हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकिलीमिया, ये फर्दर बड़ी मसले कॉज करती हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को। ये लेकिन हम बाद में देखेंगे। अब हम पहले माइक्रोवास्कुलर की बात करते हैं कि सेलुलर लेवल से आगे आते हैं माइक्रोवास्कुलर लेवल पे। अब टिश्यू इस्कीमिया था, जैसे टिश्यू इस्कीमिया था तो सबसे पहले तो इस इस्कीमिया की वजह से इम्यून और कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गए, ठीक है। इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, इम्यून और कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गए। उसके बाद ये जो एसिडोसिस हुई थी, मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई थी लैक्टिक एसिड वजह से, इसने भी क्या कर दिया, इसने भी कॉम्प्लीमेंट को, ल्यूकोसाइड को, सबको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। यानी एक तो इस्कीमिया की वजह से एक्टिवेशन हो रही है, दूसरा ये जो हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये भी एक्टिवेशन करवा रहे हैं डिफरेंट इम्यून सिस्टम्स की, इन्फ्लेमेटरी सिस्टम्स की। उनकी वजह से ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जो इतने सारे साइटोकाइंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, ये कैपिलरी के अंदर चल रहा है सारा कुछ, वेसल्स के अंदर चल रहा है सारा कुछ। तो वेसल्स के जो एंडोथेलियल सेल है ना, उनकी इंजरी होना शुरू हो गई है, उनका डैमेज होना शुरू हो गया। जब उनका डैमेज होगा तो फर्दर एक्टिवेशन होगी कोएगुलेशन सिस्टम की, क्योंकि आपको पता है जब भी कहीं वेसल डैमेज होती है तो वहाँ पे क्लोट बनना शुरू होता है। कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेटेड है, कोएगुलेशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा है, तो एंडोथीलियम जो है वो लीकी होना शुरू हो गई है। एंडोथेलियम अब लीक कर रही है और वहाँ पे टिश्यू एडिमा शुरू हो गया है। उस टिश्यू एडिमा की वजह से फर्दर सेल को ब्लड जाने में और न्यूट्रिएंट जाने में और ये सारा मसला होगा, तो फर्दर हाइपोक्सिया होगा। तो ये सारी पैथोफिजियोलॉजी होती है शॉक की। पहले आपने सेलुलर लेवल पर इसको डिफाइन कर देना है, फिर आपने इसको माइक्रोवास्कुलर लेवल पे डिफाइन कर देना है, जैसे मैंने आपको सारा बताया, इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। उसके बाद एक चीज़ होती है लास्ट, कि अगर रीपरफ्यूजन हो जाए, यानी एक टिश्यू था उसमें हाइपोक्सिया चल रहा था, उस वजह से उसमें इम्यून सिस्टम और जो कोएगुलेटिव सिस्टम सारा कुछ एक्टिव है, ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, हाइपरकलीमिया, ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन अगर उस टिश्यू में रीपरफ्यूजन हो जाए तो फिर क्या होगा। अब रीपरफ्यूजन जो हो रही है उसके जो इफेक्ट्स आएंगे, कुछ डिट्रियस इफेक्ट आएंगे, वो डिपेंड करता है कि वो जो टिश्यू था वो कितनी देर तक हाइपोपरफ्यूजन में रहा। यानी अगर लंबा ड्यूरेशन था उसका इस्कीमिया का, उसके बाद रीपरफ्यूजन होगी तो ये काफी खतरनाक होती है, ठीक है। जैसे ही सेल्स को वापस ब्लड मिलता है तो उन्होंने जो भी वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स बनाए होते हैं, जो भी हाइपरकलीमिया जो वहाँ पर किया होता है एसिडोसिस की, तो वो सारा कुछ ना सर्कुलेशन में इंटर कर देते हैं, आपके ब्लड में चला जाता है सारा कुछ। अब ये जो ब्लड में चला गया, ये पोटाशियम सबसे पहले जाके आपके हार्ट को डिप्रेस कर देगा, मायोकार्डियल डिप्रेशन होगी, वेसल्स को डायलेट कर देगा, हाइपोटेंशन फर्दर हो जाएगी। और जो इन्होंने फ्री रेडिकल्स बनाए हुए थे, वेसल्स में बने हुए थे या सेल्स में बने हुए थे इस्कीमिया की वजह से, वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जाएंगे सर्कुलेशन में जाएंगे और जाकर एक तो वेसल्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स की वेसल्स को डैमेज करेंगे। जैसे वो यहाँ पर इस एरिया, जिस एरिया में इस्कीमिया, इस एरिया की भी तो वेसल्स को डैमेज करके इस्कीमिया, एडीमा, वेसल्स को डैमेज करके एडीमा कॉज करवा रहे थे ना, वैसे वो डिफरेंट ऑर्गन्स की वेसल्स को जाकर डैमेज, लंग्स और किडनी में, और मल्टी ऑर्गन फेलियर होना शुरू। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो सेलुलर लेवल पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकलीमिया हो रहा है ना, इसने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करवाना है, तो इस तरह से वो फिर एंड पर जाके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करवा सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं अगेन रिपीट करी हूँ कि जो रीपरफ्यूजन है ये सब में नहीं होती, ये डिपेंड करी होती है कि कितना ड्यूरेशन रहा हाइपोपरफ्यूजन का, सही है। अब ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई शो की, इसमें लास्ट चीज ये होती है कि सिस्टेमिक इफेक्ट क्या है, मतलब सेलुलर लेवल तो हमने देख लिया और हमने जो है वो माइक्रोवास्कुलर लेवल भी देख लिया था, लेकिन अगर रीपरफ्यूजन नहीं हुई, रीपरफ्यूजन नहीं, ब्लड वापस नहीं आया टिश्यू का, तो तब सिस्टेमिक इफेक्ट क्या आएंगे। सिस्टेमिक इफेक्ट, एक तो नर्वस सिस्टम में जो है वो परफ्यूजन कम हो जाती है, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता सही से, तो कन्फ्यूजन, जैसे हमने क्लासेस ऑफ फैमिलीज में भी देखा था, कन्फ्यूजन और स्टूपर और ड्राउजीनेस और आहिस्ता आहिस्ता कोमा, इवन इंसेफ्लोपैथी, डिलीरियम भी हो सकता है। किडनी को जब ब्लड नहीं मिलता, किडनी की हाइपोपरफ्यूजन होती है, तो किडनी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज कर जाता है, यूरिन फॉर्मेशन पहले लिगोयूरिया फिर एनयूरिया हो जाता है और किडनी फेलियर की तरफ भी चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हुआ था, हाइपरकलीमिया था या मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, ये भी जो है वो किडनी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अब किडनी की फेलियर की वजह से ब्लड में पोटाशियम के साथ साथ क्रिएटिनिन का लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा।
रेस्पिरेटरी पे बात करें तो रेस्पिरेटरी लंग को भी ब्लड नहीं मिल रहा, ठीक है, लंग को भी ब्लड नहीं मिल रहा तो टेकिपनिया होना शुरू हो जाएगा, हाइपोक्सिया और एसिडोसिस और लंग इंजरी भी हो सकती है, एक्यूट लंग इंजरी। कार्डियोवास्कुलर में हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, तो हार्ट को जब ब्लड नहीं मिल रहा तो हार्ट सही से पंप भी नहीं कर पा रहा, उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो रही है। जब कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम हो रही है तो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है। और एक तो ये ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है, दूसरा जो पोटाशियम था, हाइपरकैलेमिया हुआ था या एसिडोसिस हुआ था, इसकी वजह से हार्ट इरिथमिया की तरफ भी चला जाता है। जीआईटी पे बात करें तो जीआईटी को भी ब्लड नहीं मिलता। सबसे पहले जब शोक अभी कंपनसेटेड कंडीशन में होता है जीआईटी को, तो तभी कम ब्लड मिलना शुरू होता है, क्योंकि जो ब्लड है वो ज़्यादा ब्रेन और हार्ट की तरफ भेजा जा रहा होता है, तो जीआईटी की बेचारी तभी हाइपोपर्फिन में चली जाती है। जैसे जब भी जीआईटी में इस्कीमिया होगा ना, जैसे आपको बर्न में भी पढ़ाया था, जब भी जीआईटी में इस्कीमिया होगा तभी जीआईटी का जो म्यूकोजल बैरियर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जीआईटी का म्यूकोजल बैरियर डिस्टर्ब है, अब बड़े आराम से बैक्टीरिया सारा कुछ इन्वेड कर सकते हैं, अल्सरेशन करवा सकते हैं, इवन कि वो बैक्टीरिया जो है वो जीआईटी से गुजर कर ब्लड स्ट्रीम तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद, जब भी जीआईटी को इस्कीमिया होगा। तो ये हो गया जी आपके पास सारा शोक का पैथोफिजियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट वॉइस नोट से देखते हैं कि शोक की क्या हमने क्लासेस बनाई हैं, कॉम्पनसेटेड शोक, डीकम्पनसेटेड शोक, और उसके बाद जो है फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे।